नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। शनिवार 1 जून को सुबह 10 बजे कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान से बाहर आएंगे। शनिवार को उनका ध्यान का तीसरा दिन है। मोदी 30 मई को यहां पहुंचे थे। शुक्रवार को उनका ध्यान की तस्वीरें सामने आई थी। वे भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए दिखे। सुबह उन्होंने सूर्य को अर्घ्य किया, मंदिर की परिक्रमा की और ध्यान मुद्रा में बैठ एक्स पर गो बैक मोदी पोस्ट किया। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक नहीं है। चुनाव आयोग ने इसी तरह की अनुमति 2019 की लोकसभा के चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी को दी थी। जानकार सूत्रों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला दिया। इसमें मौन अवधि साइलेंट पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनावी प्रचार या प्रदर्शन पर रोक का उल्लेख है। साइलेंट पीरियड मतदान प्रचार खत्म होने से वोटिंग खत्म होने तक का समय होता है। जानकारियों के मुताबिक इस कानून में वह क्षेत्र ही आता है जहाँ वोटिंग होना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण लू से छात्रों व शिक्षकों की हुई मौत। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार की हठधर्मिता के कारण भीषण गर्मी में विद्यालय खुले रहने से छात्र छात्राओं और शिक्षकों की मौत की खबरें सामने आई है। कहा कि विपक्ष के दबाव में एक दिन पहले स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी इस जानलेवा गर्मी में शिक्षकों को स्कूल आने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। विभाग के इस निर्णय की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जब छात्र ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो शिक्षक क्या करेंगे। इस भीषण गर्मी में शिक्षकों को अवश्य ही छुट्टी देनी चाहिए। राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार शिक्षकों के प्रति ऐसे अमानवीय निर्णय क्यों ले रही है। यह सरकार शिक्षकों की जान लेने पर आमदा क्यों है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में भीषण गर्मी और लू से हुई मौतों पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मृतकों में छात्र छात्राएं, शिक्षक, आमजन और मतदान कर्मी हैं। उन्होंने सभी मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। पुणे पोर्स केस में नाबालिग आरोपी की मां गिरफ्तार। पुणे पोर्स कार केस में नाबालिग आरोपी की मां को शनिवार 1 जून को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल पर अपने बेटे का ब्लड सैंपल बदलवाने के लिए अपना ब्लड सैंपल देने और डॉक्टरों को पैसे देने का आरोप है। शिवानी अग्रवाल पिछले कुछ दिनों से घर से गायब थी। देर रात उन्हें अरेस्ट किया गया और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल किसी महिला के सैंपल से बदल गया था, ताकि ये दिखाया जा सके कि घटना के वक्त वह नशे में नहीं था। यह महिला कोई और नहीं, आरोपी की मां ही थी। उधर पुलिस की क्राइम ब्रांच आज नाबालिग से पूछताछ करेगी। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18 से 19 मई की रात 17 साल 8 महीने के एक लड़के ने आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग से पूछताछ करने के लिए पुलिस को इजाज़त दी है। नाबालिग से सहायक पुलिस आयुक्त और 2 महिला पुलिस अधिकारी पूछताछ करेंगे। हादसे के बाद नाबालिग से कोई पूछताछ नहीं की गई और न ही कोई बयान दर्ज किया गया। पुणे पुलिस ने बाल अधिकार न्याय बोर्ड को पत्र लिखकर नाबालिग से पूछताछ की इजाज़त मांगी थी। इसके बाद शुक्रवार को जुवेनाइल बोर्ड ने पुलिस को जाँच की इजाज़त दी है। इस पूछताछ के दौरान नाबालिग से घटना से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे। उसके साथ बाल अधिकार न्याय बोर्ड का एक सदस्य मौजूद रहेगा। नाबालिग के भाई को भी पत्र भेजकर पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है। पूछताछ के दौरान उसके माता पिता भी मौजूद रह सकते हैं। किशोर न्याय अधिनियम के मुताबिक किसी नाबालिग से पूछताछ उसके माता पिता की मौजूदगी में ही की जाती है। कांग्रेस एग्जिट पोल बहस का बहिष्कार करेगी, भाजपा हुई परेशान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने शुक्रवार शाम को एक्स पर एग्जिट पोल बहस के बहिष्कार की घोषणा की। खेरा ने एक्स पर लिखा, मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया है और उनका फैसला सुरक्षित हो गया है। नतीजे 4 जून को आएंगे। उससे पहले हमें टीआरपी के लिए अटकलों और खींचतान में शामिल होने का कोई कारण नहीं दिखता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एग्जिट पोल पर बहस में भाग नहीं लेगी। किसी भी बहस का उद्देश्य लोगों को जानकारी देना होना चाहिए। हम 4 जून से खुशी बहस में हिस्सा लेंगे। यानी कांग्रेस का कहना है कि एग्जिट पोल की बहस का मकसद चैनलों की टीआरपी को बढ़ाना है, इसलिए राजनीतिक दलों की खींचतान में कांग्रेस शामिल नहीं होना चाहती। कांग्रेस के इस बयान पर सबसे ज़्यादा परेशान भाजपा है, क्योंकि 2014 और 2019 के एग्जिट पोल में टीवी चैनलों ने एक तरफा भाजपा को जिताने का काम किया, जबकि नतीजे आने के बाद कई एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए, लेकिन उन चैनलों ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। पिछले 2 आम चुनाव के एग्जिट पोल में बहस के जरिए कांग्रेस को निशाना बनाया गया। टीवी चैनलों ने सत्ता पक्ष से सवाल करने की बजाय कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को इस तरह घेरा मानो वो खलनायक हो। मीडिया के एक बड़े वर्ग का वही नजरिया आज भी है, इसलिए कांग्रेस ने दूरी बना ली है। पवन खेरा का बयान आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसका जवाब दिया। यह कोई नई बात नहीं है कि
कांग्रेस कल शनिवार एग्जिट पोल पर चर्चा का बहिष्कार करेगी। कांग्रेस काफ़ी समय से इनकार की मुद्रा में है। वे पूरे चुनाव में दावा करते रहे हैं कि उन्हें बहुमत मिल रहा है। अब उन्हें भी पता है कि एग्जिट पोल में उनकी बुरी हाल होने वाली है, इसलिए वे एग्जिट पोल की पूरी कवायद को खारिज कर रहे हैं। भाजपा के इन दो बड़े नेताओं का बयान से उसकी परेशानी साफ झलक रही है, क्योंकि इससे पहले आरोप लगते रहे हैं कि एग्जिट पोल के जरिए लीड और सीटों की संख्या का बढ़ाकर जो माहौल बना दिया जाता है, जनता अगले दिन उसी नतीजों को आसानी से स्वीकार कर लेती है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो जाता है, विवादवश निर्णय लेता है, उससे लोगों का शक बढ़ जाता है। चेन्नई से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम होने की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की घोषणा। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E5314 को शनिवार 1 जून को बम की धमकी मिली। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो क्रू को टॉयलेट में एक नोट मिला जिसमें बम होने का जिक्र है। फ्लाइट को लैंड कराने के बाद सभी पैसेंजर्स को आइसोलेशन बे में उतार दिया गया। फ्लाइट में तलाशी ली जा रही है। एक हफ्ते के दौरान इंडिगो एयरलाइन को बम से जुड़ी यह दूसरी धमकी मिली है। 28 मई को दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट को भी धमकी मिली थी। फ्लाइट 6E2211 में भी सवार सभी यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया था। विमान में 2 बच्चे सहित 176 लोग सवार थे। मथुरा में महिला से रेप का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। मथुरा में कस्टडी से फरार होने के 17 घंटे बाद बदमाश पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। शनिवार सुबह शेरगढ़ क्षेत्र में पुलिस एसडीओ टीम ने घेराबंदी की तो उसने 7 राउंड फायरिंग की, फिर खेत की तरफ भागा। पुलिस ने बदमाश को दौड़ाकर गोली मारी। पुलिस की टीम उसे शेरगढ़ CHC ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित दिया। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया, बदमाश मनोज ने कुछ दिन पहले एक वृद्ध महिला से रेप और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शुक्रवार को उसे पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बदमाश अस्पताल से फरार हो गया। 2015 में भी उसने तमंचे के बल पर महिला से रेप किया था। वृंदावन के लूट के आरोप में भी जेल भी गया था। मनोज ने 25 मई को लिफ्ट देने के बहाने एक 65 साल की महिला के साथ रेप और लूट की वारदात की थी। महावन थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी की पहचान CCTV से की थी। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार यानी 31 मई को तड़के 3 बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके दोनों पैर में गोली लगी, जिसके कारण उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार सुबह पुलिस और अस्पताल कर्मियों को चकमा देकर हाथ में बंधी हथकड़ी को खोलकर फरार हो गया। उस पर पहले 25,000 का इनाम था। पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई थी। मुठभेड़ में ढेर हुआ मनोज अकेली महिला को देखकर लिफ्ट देने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लेता था, फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर रेप करता और लूट को अंजाम देता था। अखिलेश यादव ने कहा, एग्जिट पोल से सावधान व सतर्क रहें। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय रहने की अपील करते हुए कहा कि झूठ फैलाकर भाजपा के लोग आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए और पूरी तरह से सतर्क रहें। सपा प्रमुख अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच X पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों को संबोधित एक संदेश में कहा कि मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब शनिवार वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सतर्क, सजग, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में नहीं आइएगा। यादव ने अपनी इस अपील की वजह स्पष्ट करते हुए इसी संदेश में कहा कि दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि कल शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर यह कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीट मिल रही है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसे में आपको मन में ये सवाल उठेगा कि भाजपा को इन 2-3 दिनों का झूठ बोलने से क्या मिलेगा, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने मतगणना में धांधली की आशंका जताते हुए कहा कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहें, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। बाइडेन का दावा, इजराइल ने सीज फायर प्रस्ताव स्वीकारा, कहा अब जंग रोकने का वक्त आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को दावा किया कि इजराइल ने एक नए सीज फायर प्लान को स्वीकार कर लिया है। व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा कि हमास अब इजराइल पर और हमले करने की हिम्मत नहीं रखता है। बाइडेन के मुताबिक इजराइल ने कहा है कि वो सभी बंधकों की रिहाई के बदले जंग खत्म करने को तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के बीच इजराइल का समर्थन करने पर बाइडेन की काफ़ी आलोचना हो रही है। इसी बीच व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम से उन्होंने कहा अब जंग खत्म करने का वक्त आ गया है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल ने जंग रोकने के लिए प्रपोजल दिया है, हमास भी सीज फायर की मांग कर रहा है। यही वक्त है
कि वो ये साबित कर दे कि वो सच में सीज फायर के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास इजराइल के बीच किसी भी तरह की सीज फायर बाइडेन की चुनावी कैंपेन में अहम भूमिका निभाएगी। ये उनकी फीकी पड़ती चुनावी कैंपेन को नया जीवन दान देगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बात की भी काफ़ी संभावनाएं हैं कि नेतन्याहू सीज फायर की बात से मुकर जाए। पिछले 7 महीनों से चल रही जंग में कई बार ऐसा हुआ है जब नेतन्याहू ने अमेरिका की बात नहीं मानी। बाइडेन ने अपनी स्पीच में भी सीज फायर डील को कुछ इजरायली नेताओं से खतरा होने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि इजराइल में कुछ लोग हैं जो सीज फायर प्लान को नहीं मानेंगे। वे चाहते हैं कि जंग हमेशा के लिए चलती रहे। नेतन्याहू की सरकार में कुछ लोग ये साफ कर चुके हैं कि वो गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग। बंगाल के भांगड़ में बमबारी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में शनिवार 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक 11 बजे तक 26.30% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज़्यादा 31.92% वोटिंग हिमाचल प्रदेश में और सबसे कम 22.64% वोटिंग उड़ीसा में हुई है। इसके अलावा उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के लिए 22.97% वोटिंग हुई। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की वोटिंग हो रही है। 7वें चरण में भी पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आई है। पश्चिम बंगाल के भांगड़ में CPIM और ISF के कार्यकर्ताओं ने TMC समर्थकों पर बम से हमले का आरोप लगाया है। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि जयनगर के बेनी माधवपुर स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर से भीड़ ने रिजर्व EVM और कागजात लूट लिए। 1 CU, 1 BU और 2 VVPAT मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 57 सीटों में से सबसे ज़्यादा भाजपा 25, TMC 9, BJD 4 और JDU और अपना दल 2-2, JMM महज 1 सीट ही जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीट मिली थी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 केंद्रीय मंत्री RK सिंह, अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे और पंकज चौधरी मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 7वें फेज में 904 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 809 पुरुष और 95 महिला उम्मीदवार हैं। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी बठिंडा पंजाब से उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल हैं। उनके पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 542 लोकसभा सीटों के लिए छठे फेज तक 485 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। गुजरात में सूरत से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं, इसीलिए वोटिंग 542 सीटों पर ही हो रही है। सलमान की कार पर हमले का प्लान, 4 अरेस्ट। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पनवेल में सलमान की कार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। आरोपियों की पहचान धनंजय उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नहाई, वास्पी खान उर्फ वसीम चिकना और जिसाम खान उर्फ जावेद खान के तौर पर हुई है। चारों के खिलाफ IPC की धारा 115, 120B, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी अटैक करने के लिए पाकिस्तान से सप्लायर के जरिए हथियार मंगवाने की योजना बना रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर AK-47, M16 और AK-92 मंगवाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने फार्म हाउस और कई शूटिंग स्पॉट्स की रेकी की थी। पुलिस को इनके मोबाइल से कई ऐसे वीडियोज भी बरामद हुए। इन चारों ने सलमान के घर और फार्म हाउस पर भी रेकी की थी। इनमें से अजय कश्यप ने पाकिस्तान में रहने वाले डोगर नाम के शख्स से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया था। वो सलमान पर अटैक करने के लिए वहां से AK-47 मंगवाने वाले थे। इसके अलावा पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे और गुजरात से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग के तकरीबन 60 से 70 गुर्गे सलमान खान पर नज़र रखे हुए हैं। ये नाबालिगों के जरिए सलमान खान पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। अटैक के बाद इनका प्लान वोट के जरिए कन्याकुमारी से श्रीलंका भाग जाने का था। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।